This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your IELTS instructor. And in today's session, we are focusing on two very important topics in IELTS reading. आज मंडे है और मंडे को मैं दो टॉपिक्स आपसे शेयर करता हूं। पहला ब्लैंक्स और दूसरा ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये दोनों सवाल सदाबहार सवालात हैं जो आपके पेपर में लाजमी तौर पर आते हैं और आपको एक अच्छा स्कोर देकर जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी तैयारी का आगाज ब्लैंक से करें और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन से करें। अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी का आगाज नहीं किया है, कितने मार्क्स आपको मिल जाते हैं ब्लैंक से? अगर तो आप जनरल के पार्टिसिपेंट हैं तो देखें आपके स्क्रीन के ऊपर जो सवाल आ रहा है, सेक्शन 2 के अंदर सिर्फ ब्लैंक्स आती हैं, 13 मार्क्स मिल जाते हैं आपको ब्लैंक्स सेक्शन पार्ट 3 के अंदर, यानी कि सेक्शन 3 के अंदर भी आपको ब्लैंक्स मिल जाती हैं और वहां पर 5 से कम नंबर लगा रहा हूं, 5 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। तो 18 मार्क्स आपको इस सवाल से मिल जाते हैं। पहला सवाल उठा लो, आज नियत कर लो, जितनी तुम लोगों ने गफलतें की है ना उन सबको भूल जाओ और आज सेट कर लो अपना माइंड सेट कि मुझे ब्लैंक्स सारी करनी है। बुक 11 से लेकर बुक 19 तक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। आज मैं उसके लिंक्स एक्सट्रैक्ट करके सारी ब्लैंक्स निकाल कर आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तुम 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, एक सवाल को साइडलाइन कर दो। ये तैयारी का मिजाज सेट कर लो कि मैंने अपना एक सवाल प्रिपेयर कर लिया है। फिर दूसरा सवाल है ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अगर तो आप जनरल के हैं तो बस ये आपको 5 से 7 मार्क्स देगा, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि ये जो दो सवाल है इससे आपको 25 मार्क्स तक आप गेन कर सकते हैं। ये बात समझ नहीं आती हमारे पार्टिसिपेंट्स को। 25 मार्क्स विद दीज टू क्वेश्चंस ओनली। जनरल वालों, 25 मार्क्स बहुत होते हैं तुम लोगों के लिए, है बहुत होते हैं। अब आ जाइए एकेडमिक वाले। एकेडमिक वालों को अगर वो ब्लैंक्स करते हैं और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन करते हैं तो देखिए उनका जो पहला सवाल आएगा अभी बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। ये हमारी बुक 19 नहीं, ये तो हमारी बुक 11 है। एक और किताब हम आपसे शेयर करते हैं, ये वाली देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये आप खुद देख सकते हैं, 7 नंबर के ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आए हैं और उसके साथ ब्लैंक्स आती हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, कम से कम 6-7 नंबर की ब्लैंक्स आपको मिल जाती है। यही बात मैं कहता हूं हमेशा कि भाई आप ब्लैंक्स को टारगेट करें। अगर आपने ब्लैंक्स और जो आज का मेरा सवाल है उसको टारगेट किया तो आपके 13 मार्क्स आ जाते हैं। कितने मार्क्स? 13 मार्क्स। इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो आप लगा लीजिए 7 मार्क्स फॉर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। सर क्या ये हमें और नंबर देगा? अरे अभी आप देखें 7 मार्क्स आपको यहां से मिलते हैं। इसका एक बिल्कुल जुड़वा भाई है जो आपको नाम बदलकर आपको मिलेगा, 5 मार्क्स देगा और वो सवाल होता है यस नो नॉट गिवन। कोई डिफरेंस नहीं होता, यस नो और नॉट गिवन सेम चीज होती है। यानी कि आपको ये सवाल, सिर्फ ये सवाल 12 नंबर देकर जा रहा है। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पे काम करें। अच्छा, अगर ब्लैंक्स की बात करूं तो ब्लैंक्स आपको दे रही हैं पैसेज 1 के अंदर 6 मार्क्स। कभी कभार 7 भी हो सकते हैं, कभी कभार 8 भी हो सकते हैं। और अगर आपने पैसेज 2 में जाएंगे वहां पर भी आपको 5 नंबर की ब्लैंक्स मिल जाती हैं। पैसेज 3 के अंदर भी ब्लैंक्स आती हैं, वहां पे भी आपको 5 नंबर की ब्लैंक्स मिलती हैं। हर जगह आपको थोड़ी थोड़ी ब्लैंक्स दी जाती हैं और आप 15 मार्क्स यहां से उठा लेते हैं। मैं 15 और 17 यूं लिख देता हूँ, 15 से 17 मार्क्स। और यहां से आपको मिल जाते हैं तकरीबन, मैं गलत नहीं तो 10 से 12 मार्क्स। किस्मत अच्छी हुई तो आपको 25 से लेकर
सिर्फ 27 तक मार्क्स ये एकेडमिक वालों तुम लोगों को समझा रहा हूँ। इस दो सवालों से जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपको 25 मार्क्स देकर जाते हैं। तो आप सारे काम छोड़ दीजिए और फोकस करें इन दो सवालों पे। आधे से ज्यादा मार्क्स आपको यहीं से मिलते हैं, इन दो सवालों से। अच्छा, अब टेंशन किस बात की ले रहे हो? मेरे लिस्ट ऑफ हेडिंग समझ नहीं आ रहा। अरे लिस्ट ऑफ हेडिंग समझ नहीं आ रहा, तुम्हें 2 नंबर, 1 नंबर कटेगा, 2 नंबर कटेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? जिस नंबर पर तुम्हारा पूरा पेपर बेस कर रहे हो उसको तो पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में कुछ ना छोड़ो। स्ट्रॉ लगाकर बुक 11 to 19 पर काम करना है। आज से नियत कर लें, इन दो सवालात पे पहले काम करना। ठीक है बेटा, चलें आगे। आज का सवाल शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास ब्लैंक्स आ गई हैं। अब ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके अंदर जो टूल इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो करते हैं स्कैनिंग का। स्कैनिंग का मतलब होता है लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इट मींस यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब आप देखिए, आपकी चैट्स मैंने ऑन कर ली है अपने पास, मैं आपकी चैट्स पढ़ता रहता हूँ, आपके आंसर्स। अब कोशिश किया करें, आप लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपेयर होने जा रहे हैं तो आप लोग चैट्स में जवाब लिखने की आदत डाल लें। हाथ में पेंसिल भी रखा करें, वो जो पेपर पे आप लोग लिखते रहते हैं वो लिखते रहें। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनी जॉब एप्लीकेंट्स डू नॉट डेयर टू रिवील इन अ सीवी व्हाट देयर रियल डैश इज। हमेशा याद रखना कि जो तुम्हें यहां लिख कर दिया जाएगा वैसा तुम्हें ऊपर नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके पैराफ्रेज नजर आएंगे। जैसे देखो, सीवी को तो बदल नहीं सकते, तो सीवी जो है वो सीवी की तरह आपको नजर आएगा। यहाँ पे सीवी नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको सीवी नजर आ रहा है, इधर भी आपको सीवी नजर आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, तो तुम आगे पीछे कहीं पर देख कर आओ, कहीं पर नेगेटिव सेंटेंस भी तुम्हें दिखना चाहिए। अगर तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस दिख गया तो तुम अपने जवाब के करीब करीब पहुंचोगे। अगर तुम्हें नेगेटिव सेंटेंस नहीं नजर आ रहा तो फिर तुम मैनी जॉब एप्लीकेंट्स को देखो, तो वहां पर देखो, अब लिखना शुरू करो अपने पास। मैनी इज इक्वल टू मेजोरिटी, ये वो वोकैबुलरी है जो तुम्हें याद करनी है। तुम्हारे चाचा पेपर नहीं बनाएंगे, याद रखना। इस चक्कर में मत पड़ोगे पिछली दफा क्या आया था, इस दफा क्या आ सकता है, गैस क्या होगा, कोई गैस नहीं होता आइल्स के अंदर। मैनी, मैनी इज इक्वल टू मेजोरिटी, अपनी वोकैबुलरी पे काम करो। जॉब एप्लीकेंट्स को जॉब सीकर्स से बदल दिया। आर आफ्रेड, आर आफ्रेड खौफ ज्यादा होते हैं, किस चीज से? बताने से। डू नॉट डेयर टू रिवील, आर आफ्रेड टू लेट दियर। लेट का मतलब होता है बताने से। दियर, दियर रियल डैश इज देयर ओन पर्सनैलिटी शाइन थ्रू। अब बताओ जवाब में क्या लिखोगे? तुम्हें सारे तो सिमिलर वर्ड्स नजर आ गए, ठीक है। राफिया ने पूछा है सर मैप्स हम कब करने जा रहे हैं? राफिया, आपके लिए हम मैप्स की क्लास अभी अनाउंस कर देते हैं। बहुत दिन हो गए क्योंकि इस वीक मैप्स आना है। एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस कर रहे हैं। टाइमिंग्स मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे की होंगी, और सैटरडे को हमारा 10 बजे रख लेते हैं, लेट नाइट। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं रख रहा हूँ सैटरडे को एक बड़ी जबरदस्त मैप्स के ऊपर क्लास है, लिख लें, नोट कर लें कॉपी के ऊपर, ठीक है। चले, पर्सनैलिटी। If applicants do not include what makes them distinct, their CVs are likely to appear dash to their reader. अच्छा, अब यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं, देखो जब पढ़ा करो ना बेटा, तो देखा करो कंडीशनल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, लिखा हुआ क्या है? अपीयर, अपीयर डैश टू द रीडर, अपीयर। कि अब यहाँ पर इन्होंने वर्ब लिख कर दिया, थोड़ा ग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। यहां पर ये अपेयर वर्ब लिखकर दिया है, तो अपेयर के बाद ये क्या लिखेंगे? अपेयर, सीम, इसके बाद कोई एडजेक्टिव आ सकता है अगर तुम्हारी ग्रामेटिकल नॉलेज अच्छी है। अच्छा, लाइकली टू का फैमिली लिखो। लाइकली टू की फैमिली देखो, जब मैं बोला करूँ ना फैमिली, लाइकली टू की फैमिली, तो लाइकली टू का ताल्लुक है मे से, मे से, माइट से। इसका ताल्लुक है परहैप्स से। लाइकली टू का मतलब होता है शायद, परहैप्स लिखो, और मे बी।
अच्छा अब जरा चेक करो, जब तुम पढ़ रहे हो देयर सीवीज आर लाइकली टू, कहीं कुछ तुम्हें मे बी, परहैप्स, प्रोबेबली कुछ ऐसा नजर आ रहा है? चेक करो जरा जाकर, अगर अपनी वोकैबुलरी, मैं जो बातें बताया करूँ उसको ऊपर जाकर क्रॉस चेक किया करो, क्या ऐसा कुछ मैच हुआ? कहीं पर मे लिखा हो, कहीं पर प्रोबेबली लिखा हो, कहीं पर परहैप्स लिखा हो, कहीं ऐसा कुछ मैच हो रहा है? अगर मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, कंडीशनल भी है, तो देखो यहाँ पर मुझे एक माइट नजर आया, देखो, और ये देखो इधर भी माइट नजर आया। ठीक है, कहता है सेम आर आफ्रेड ऑफ सेइंग माइट मेक यू स्टैंड आउट, द प्रॉब्लम विद अबव थिंकिंग इज पेनफुली क्लियर, योर सीवी विल बी डल एंड लाइकली टू, लो लाइकली टू खुद लिख कर आ गया, लाइकली टू खुद आ गया। इफ एप्लीकेंट्स डू नॉट इंक्लूड व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, इट मींस likely to, your CV will be, your CV will be, देखो ये जो बी होता है ना, बी का ताल्लुक किस किस से होता है? बी का ताल्लुक होना, बी का ताल्लुक होना, योर सीवी विल बी लाइकली टू, और आगे देखो लिखा एंड लाइकली टू स्विफ्टली पास्ड ओवर बाय एन एम्प्लॉयर, सो योर आंसर गोज विथ लाइकली टू अपीयर डैश टू द रीडर। अच्छा अब देखो जो रीडर है वो कौन है, मैंने कहा है ना सारे वर्ड्स बदल देते हैं, रीडर इज, एम्प्लॉयर इज एक्चुअली योर रीडर। अच्छा देखो, मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स बता रहा हूँ जो तुम लोगों ने कभी ख्वाब में नहीं देखी होंगी। फुल स्टॉप आ रहा है, नाउन आ रहा है, यहाँ पर देखो फुल स्टॉप के साथ नाउन आ रहा है। ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। तुम देखो तुम्हारा सेंटेंस कहाँ पर एंड हुआ है, तुम फुल स्टॉप तलाश करो कहाँ पर तुम्हारा सेंटेंस एंड हुआ है, बस वहीं पर तुम्हें तुम्हें जवाब मिलने वाला है। और फिर यहाँ पर देखो, तुम्हें लाइकली टू भी मिल गया, बस तुम्हारा जवाब बिल्कुल तुम्हारे सामने है, बस वो नजर ना आए वो एक अलग बात है। अच्छा एक और देखो, एप्लीकेंट्स, योर आंसर इज डल, योर आंसर इज नम्रा डल। एप्लीकेंट्स नीड टू फाइंड द वे टू डिफाइन, आप लोगों ने बचपन से डिफाइन का वर्ड पढ़ा है, बताओ डिफाइन का वर्ड दूसरे अल्फाजों में क्या होता है? याद करो, हमारे क्वेश्चन पेपर में आता था ये वर्ड। डिफाइन का दूसरा वर्ड क्या होता था? हमारे पास आते थे ना क्वेश्चन लिखे हुए, एक्सप्लेन, वेरी गुड नम्रा। और दूसरा, एक्सप्लेन, डिफाइन, डिस्क्राइब, वेरी गुड। अच्छा यहां पर तुम्हें दैट दिख रहा है, ये कहलाता है दैट क्लॉज, ये कहलाता है दैट क्लॉज। अब तुम दैट क्लॉज पे भी नजर रखो, डिफाइन के ऊपर लिखो, और यहां पर लिखा हुआ है दा, देखो मैं सारी टेक्निक्स बता रहा हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं टेक्निक्स पे गेम खेलता हूं। ये दैट क्लॉज है, दैट मेक देम डू वेल इन द फ्यूचर। अच्छा दैट मेक, यहां पर एस क्यों नहीं लगा हुआ, सवाल उठता है, यहां पर एस क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि जो भी तुम्हारा आंसर है, जो भी तुम्हारा आंसर है वो किस में होगा, बता दो ना, ये चीज वो होगा प्लॉरल में। अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारे पास ये हिस्सा बचा है, तुम जाओ जरा इसके अंदर सारे वर्ड्स उठाकर देखो, और दैट के पास देखो कहां पर तुम्हें दैट नजर आ रहा है, कहां तुम्हें ऐसा वर्ड दिख रहा है जो प्लॉरल में। तुम टेक्निक्स पे चलोगे तुम्हारा जवाब सही हो जाएगा। और फिर वो कहता है दैट ड्राइव योर सक्सेस, कहता है मेक देम डू वेल, डू वेल का मतलब होता है ड्राइव योर सक्सेस, सही है। उसके बाद तुम्हें दैट मिला, अच्छा दैट और दा। अब तुम अपनी आंखें खोलो जरा, तुम लोग आंखें खोल के नहीं देखते हो पेपर को, पेपर कितना आसान बनाते हैं ये लोग, लेकिन हमारा बच्चा समझने की कोशिश करता है, लेकिन समझने का नहीं है बेटा। ये देखो, तुम्हें डिट्टो एज इट इज लिख कर दिया है, ये चीजें पेपर में देखा करो, ब्लैंक्स करते वक्त इसको देखा करो। तुम्हारे इधर दैट लिखा है, यहाँ दा लिखा हुआ है, आगे पीछे और वर्ड्स देखो, लिखा हुआ मेक देम डू वेल इन देयर वर्क, द क्वालिटीज दैट ड्राइव योर सक्सेस, यू हैव फाउंड योर आंसर। क्या मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, मैंने उसको समझने की कोशिश करी, या मैंने सिर्फ अपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया? मैं ब्लैंक्स के आगे पीछे देखता हूँ, कुछ वर्ड्स मिल जाए, कोई आर्टिकल मिल जाए, कोई दैट क्लॉज मिल जाए, कोई सिंगुलर प्लूरल वाली कहानी हो जाए। मैंने कहा इसने दैट मेक्स क्यों नहीं लिखा, कंफर्म जवाब प्लूरल में है, तो क्वालिटीज।
आई बात समझ? तभी कहता हूँ मेरे प्रीवियस जितने मेरी रिकॉर्डिंग है ना, देखा करो, ये बातें सुनने को मिलेंगी। आगे चलिए, अब वो क्या कह रहा है, एप्लीकेंट्स नीड टू फाइंड अ वे टू डिफाइन द डैश डू वेल, हो गया। इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेंट्स। अच्छा देखो, ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना बेटा, हेल्पफुल, पावरफुल, ये जो है ये एक ही खानदान के वर्ड्स है। देखो तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है जहाँ फुल 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 हो, फुल फुल फुल, हेल्पफुल, तो देखो तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिल जाए हेल्पफुल, हेल्पफुल, एक नजर में देखो हेल्पफुल नहीं मिला। फिर कहता है फॉर एप्लीकेंट्स टू बेस अ कंसीडरेशन। अच्छा, बेस ऑफ देमसेल्फ, ये देखो, ये कौन सा प्रोनाउन है, इसको जानते हो? ये कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तुम एक नजर जगह जरा जाकर देखो, कहीं तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नजर आ रहा है? जहां तुम्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख लिया, तुम्हारा जवाब तुम्हारे पास आने वाला है। कहता है कंसिडरेशन ऑफ देमसेल्व्स ऑन द डैश ऑफ अदर्स। ये चीज मेरे अजीज, आप छा गई भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैचेस विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वहां तक पहुंचा दिया सर ने। अब आगे चले जाओ, जहां तुम्हें ऑन द डैश ऑफ अदर्स, ये है अपोस्ट ऑफ लिखा हुआ है, और ऑफ का ताल्लुक किससे होता है? ऑफ का ताल्लुक किससे होता है? एपोस्ट्रॉफी से। मानते हैं आप सर की बातें? मैंने नहीं पढ़ा पैराग्राफ में, सिर्फ मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को देखो, बेस है तो सपोर्ट देखो। देखो कहीं सपोर्ट लिखा हुआ है, वैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो बेस इज इक्वल टू सपोर्ट, नहीं मुझे सपोर्ट नजर नहीं आया। लेकिन मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेक्निक याद है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो योर सेल्फ मिल गया, लिख लो, ये मिलेगा। देम सेल्फ है तो योर सेल्फ मिलेगा, आपको लाजमी मिलेगा। ये ऑफ है, मैं लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ के, ये जो ऑफ है ना चंदा, ये जो ऑफ लिखा हुआ है आपके पास, ये एपोस्ट्रॉफी से मैच करता है। ये जो एपोस्ट्रॉफी आप लोग लिखते हैं ना, कभी कभार सिर्फ ये एपोस्ट्रॉफी लगी होती है, तो इसका ताल्लुक है किससे? ऑफ से। क्योंकि ऑफ भी बात आपकी पोजेशन को शो करता है, का, लोगों का, पीपल्स, लोगों का, तो ये इससे रिप्लेस हो जाता है। इसकी जगह एक और भी हम लिखते हैं, बिलोंग टू, बिलोंग टू, ये भी अपोस्ट्रॉफी से रिप्लेस हो जाता है। डिटर्मिनर भी अपोस्ट्रॉफी से रिप्लेस हो जाता है। ये बातें याद रखना, देखना तुम्हें कितने काम आएंगी। ठीक है बेटा, चलें आगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं रिक्वेस्ट। मैंने रिक्वेस्ट का वर्ड जब भी आपकी बुक में पढ़ा है, तो मुझे उसकी जगह पर रिक्वेस्ट के साथ आस्क का वर्ड मिलता है। रिक्वेस्ट इज इक्वल टू आस्क, लिख लो बेटा, ये किसी किताब में नहीं मिलती बातें, ना यूट्यूब पे मिलती है। रिक्वेस्ट इज इक्वल टू आस्क, रिक्वेस्ट इज इक्वल टू आस्क। डिपेंडेबल, ये डिपेंडेबल, डिपेंडेबल, अब तुम जाओ सर की बातों को तलाश करो। रिक्वेस्ट देखो कहीं पर आस्क लिखा हुआ है, देखो, तलाश करो, तलाश करो, तलाश करो, तलाश तलाश तलाश, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, आस्क। मानते हो सर की बात है? ये मत कहना, सोचना कि सर को याद है। सर आपको, सर को वोकैबुलरी याद है कि रिक्वेस्ट होगा तो आस्क होगा, डिपेंडेबल होगा तो इसका कोई पैराफ्रेज होगा, इसी के खानदान का होगा, इसकी सेम मीनिंग्स का होगा। जिस पर आप डिपेंड करते हैं, आप उस पर क्या करते हैं बताइए? जिस पर आप लोग डिपेंड करते हैं, उस पर हकीकतन आप ट्रस्ट करते हैं, ऐसा ही है ना? जिस पे आप डिपेंडेबल, तो डिपेंडेबल कौन? कैन हेल्प, जो आपकी मदद कर सके, जो आपकी मदद कर सके। कहता है दैट यू ट्रस्ट, आस्किंग अ कलीग, और यहां पर देखो आ लिखा हुआ है, आ डिपेंडेबल, तो आ डिपेंडेबल कौन? डिपेंडेबल कौन? आ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उठा लो, जवाब मिल गया आपको। आ डिपेंडेबल पर्सन, कलीग। इट इज बेस्ट टू अवॉइड। अच्छा, मैंने अवॉइड की जगह जब भी अवॉइड पढ़ता हूं तो मुझे डोंट का वर्ड मिलता है, या कोई नेगेटिव वर्ड मिलता है। इट इज बेस्ट टू अवॉइड द, अगले पैराग्राफ में सर की बात जाकर चेक करो और जवाब लेकर आओ। सर ने कहा है कि जब अवॉइड का वर्ड आता है, लिखो अपने पास, लिखा करो बेटा। अवॉइड का जो वर्ड जब आता है ना, तो सर को नेगेटिव नेगेटिव वर्ड मिलता है। मुझे अवॉइड मिला, तो अवॉइड मिला तो डोंट मिला, डोंट मिला तो नॉट मिला। तो देखो तुम्हें कहीं पर कुछ मिल रहा है? डोंट, ज्यादातर डोंट मिलता है। तुम्हें क्या मिल रहा है? अवॉइड पढ़ा, जैसे अवॉइड पढ़ा तुम्हारे दिमाग में फौरन क्लिक होना चाहिए यार, कुछ नेगेटिव में होगा। देखो 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 देखो,
पहला सेंटेंस पढ़ते ही जवाब दे दो बेटा, बस पहला सवाल पढ़ते ही जवाब दे दो। ये चीज नाजिश छा गई, आप आ गई बात समझ। मैंने कहीं भी कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ता नहीं हूं ब्लैंक सॉल्व करते वक्त, इससे मेरा टाइम बचता है, और आपको भी अपना टाइम ऐसे ही बचाना। आपके पास फिर ब्लैंक्स आ गई हैं, आपको ये सेक्शन 13 नंबर देता है। बताओ नेसेसरी का सिनोनिम बताओ। कीपिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ नेसेसरी। नेसेसरी मीन्स जो बेहद जरूरी है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कीपिंग द मिनिमम, मिनिमम यानी कि मिनिमम इज इक्वल टू, देखो मिनिमम इज इक्वल टू रिड्यूस, मिनिमम इज इक्वल टू लीस्ट, लिख लो अपने पास। मिनिमम इज इक्वल टू लीस्ट, माइनर, रिड्यूस्ड, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, कंपलसरी, वर्ड्स पढ़ लिए। और फिर वो कहता है एंड पेपर वर्क, एंड पेपर वर्क। तो अब हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं, हमने देखा कि कहीं पर हमें पेपर वर्क मिल जाए, तो हमें यहाँ पर पेपर वर्क नहीं मिला। अच्छा देखो, पढ़ना, ऊपर हेडिंग पढ़ो, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द वर्क एरिया इन्वॉल्व्स। तो वर्क एरिया तो ये रही वर्क प्लेस, ये रही वर्क प्लेस। देखो इसके अंदर कट डाउन का मतलब बताओ क्या, किस कट डाउन का मतलब क्या है, नया वर्ड मिल गया आपको। कट डाउन का मतलब कीपिंग द मिनिमम, कट डाउन, कीपिंग द मिनिमम। डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेशनरी टू द बेयर एसेंशियल, नेसेसरी, एसेंशियल्स। कौन सा वर्ड तुम्हें लिखकर दे दिया इसने, पेपर वर्क। और पेपर वर्क का भी तुम्हें देखो सिनोनिम वहां पर लिखा हुआ है, बताओ पेपर वर्क इज इक्वल टू, पेपर वर्क इज इक्वल टू, लिख लिया करो अपने पास, पेपर वर्क इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स। जवाब क्या लिखोगे जल्दी से, ये चीज मेरे अजीज, वेरी गुड। आगे चलिए, फिर कहते हैं रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ पर्सनल डैश ऑन द वर्क सरफेस। यस बेटा, स्टेशनरी। अब हमारी बताओ इसमें से पर्सनल चीजें क्या होती हैं, आगे चलो। कहते हैं वन और टू केयरफुली, केयरफुली का मतलब on the work surface. Carefully selected photos to make your decks feel like home are fine, but avoid too many. Restricting the number of personal what? बताओ इसमें पर्सनल क्या होती है इंसान की। ऑफिस में बेगम की तस्वीर रख ली, नहीं रखते यार, हम तो नहीं रखते थे। बेगम की कौन रखता है भाई। हाँ बच्चों की रख सकते हैं, बच्चों की रख सकते हैं। चले, यस, personal photos on the work surface, number of personal photos. Deciding on sensible dash for things that are needed regularly or hardly ever. ये जरा समझिएगा। देखो सेंसिबल का वर्ड किससे मैच करोगे, ये नई टेक्निक बता रहा हूं, सुनना गौर से। सेंसिबल का वर्ड किससे मैच करोगे, डिसाइडिंग ऑन सेंसिबल, डू दिस, डू दिस, डू दिस लॉजिकली, डू दिस लॉजिकली, समझ रहे हो बात, लॉजिकली, सेंसिबली। अब देखो ये है प्रोनाउन की टेक्निक। अब इसने यहां लिखकर दे दिया है दिस, क्या लिखकर दे दिया है, दिस। अब तुम कहो अब ये दिस क्या, दिस क्या। अब तुम्हें पहले वाला सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, तुम जाओ पहला सेंटेंस पढ़कर आओ और मुझे जवाब बताओ। ये पूरा सेंटेंस पढ़ो, पहले पहली लाइन में पूरा सेंटेंस पढ़ो, फिर दिस का मतलब बताओ क्या है। और याद रखो, टेक्निक पकड़ो, जवाब बताओ सिंगुलर में होगा या प्लूरल में होगा। आर लिखा हुआ है ना, फॉर थिंग्स दैट आर नीडेड, वो तो थिंग्स की वजह से भी होगी आर, फॉर द थिंग्स दैट आर नीडेड। इत्तेफाक से जवाब में, जवाब भी आपका प्लूरल होगा। तो बताओ जवाब क्या लिखोगे। डिसाइडिंग ऑन सेंसिबल लोकेशंस फॉर
things that are needed regularly or hardly ever. ठीक है. Placing containers on the desk. अब पहले बताओ कंटेनर का वर्ड किससे मैच करोगे. जाओ तुम पहले कंटेनर लेकर आओ. प्लेसिंग कंटेनर्स, तुम्हें कंटेनर्स का वर्ड ढूंढना है. व्हाट डू यू मीन बाय सर कंटेनर. जाओ ढूंढो कंटेनर का वर्ड, वो किससे पैराफ्रेज करेगा. देखो याद रखना, तुम्हें वर्ड्स सिमिलर वर्ड्स नहीं मिलेंगे, मतलब तुम्हें हमेशा पैराफ्रेज लेकर आना है. कंटेनर्स का वर्ड नजर आ रहा है आपको, कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है कंटेनर्स. प्लेसिंग कंटेनर्स ऑन द डेस्क. आइडेंटिफाइड बाय डैश टू ऑर्गेनाइज ऑन ongoing paperwork. देखो, eliminate the desktop chaos by using trays. Trays is equal to magazines or whatever, you fancy and add clear labels such as in, out, for action, current projects or other relevant categories. ongoing on paperwork. Identified by, किस चीज से आइडेंटिफाई करेगा. आइडेंटिफाई बाय कैसे आइडेंटिफाई. कभी आपने ऑफिस वर्क किया है, कभी जाकर फाइल्स को देखा है, उसके ऊपर लिखा होता है इन, आउट, फॉर एक्शन, करंट प्रोजेक्ट्स, स्टूडेंट्स डाटा. तो उसके ऊपर आप क्या मेंशन करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं. कहते हैं आइडेंटिफाइड बाय. प्लेसिंग कंटेनर्स ऑन द डेस्क. आइडेंटिफाइड बाय कहता है एड क्लियर लेबल्स सच एज. ये जो लिखा हुआ है इन, ऑन, आउट, फॉर एक्शन, इसका मतलब ऑन गोइंग पेपर वर्क. ऑफिशियल. ऑफिशियल बताओ इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है ऑफिशियल. देखो, जो चीज ऑफिशियल होती है वो क्या होता है. स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स. स्टोरिंग का मतलब होता है संभाल के रखिए. स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स. स्टोरिंग. रिटेनिंग. लिख लो अपने पास, वोकैबुलरी नोट किया करो. स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स. वेरी गुड, वेरी गुड नाजिश, हमसे पहले पहुंच गए तुम लोग. स्टोरिंग कहता है डू आई नो ऑफ अ टैक्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिटेनिंग. इट मीन्स if there is an official means legal requirement to do so. Requirement लिख लिया करो वोकैबुलरी. ऑफिशियल इज इक्वल टू लीगल. आ गई बात समझ. एपोस्ट्रोफी, जाओ लेकर आओ. एपोस्ट्रोफी वाली टेक्निक तुम्हें सिखाइए. एपोस्ट्रोफी को एपोस्ट्रोफी से ढूंढो, वरना डिटर्मिनर को ढूंढो. देखो, इन जनरल इट विल इम्प्रूव एम्प्लॉय. अच्छा देखो, तुम्हें टेंस भी मदद करता है. तुम फ्यूचर सिंपल ढूंढ लो. जाओ फ्यूचर सिंपल. देखो तुम्हें कहीं फ्यूचर सिंपल नजर आ रहा है. पहले विल को देख लो. हाँ सर. फिर देखो डिटर्मिनर को देखो. जाओ ले आओ बेटा, ले आओ. विल, ये देखो लिखा हुआ है डिटर्मिनर और ये अपॉस्ट्रोफी. ये वाली टेक्निक भी दोबारा लिख देता हूँ. देखो, जहां पर ये आता है ना एपोस्ट्रोफी, वहां पर तुम्हें लाजमी तौर पे क्या मिलेगा. ये योर जो है ना, ये डिटर्मिनर है. ये डिटर्मिनर है. योर है, देयर है, हिज है, हर है. और जब आप इसको पढ़ रहे होते हैं तो आपको एपोस्ट्रोफी कहीं दिख रहा है. तो हम हमेशा, मैं कहता हूँ एपोस्ट्रोफी को डिटर्मिनर से पकड़ो. तो देखो वहां डिटर्मिनर है, यहाँ एपोस्ट्रोफी है. ठीक है. सो योर आंसर इज. फिर उसने कहा विल इम्प्रूव, तो चेक भी कर लिया करो. विल इम्प्रूव इज इक्वल टू विल शार्पन. वोकैबुलरी नोट कर लो. कितनी वोकैबुलरी नोट कर ली तुम लोगों ने, पता नहीं आज. विल इम्प्रूव, विल शार्पन. थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज वर्क इंश्योर इम्पोर्टेंट. अच्छा, जिस चीज को आप इम्पोर्टेंट कहते हैं, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट. देखो इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें इम्पोर्टेंट, आप उसको इम्पोर्टेंट कहते हैं. एक वर्ड है, छोटा सा नन्ना सा वर्ड है जिसका मतलब होता है इम्पोर्टेंट. वो मुनज़्ज़ा, उसके अलावा एक और वर्ड है इम्पोर्टेंट. एक और वर्ड है, वो तो है इंपॉर्टेंस देना. इंश्योर्स.
इंपॉर्टेंट का मतलब कहते हैं ना, दीज आर की पॉइंट्स, दीज आर की पॉइंट्स। तो ये जो की का वर्ड होता है उसका की मतलब है इंपॉर्टेंट। की, इंपॉर्टेंट, की, इंपॉर्टेंट इज इक्वल टू की। कहते हैं ना दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दीज आर की पॉइंट्स, तो इंपॉर्टेंट इज इक्वल टू की। और आपका जवाब मिल गया आपको। अच्छा, जो भी जवाब होगा वो प्लॉरल में होगा क्योंकि आगे आर लिखा हुआ है। आ गई बात समझ? चलिए, मुझे थोड़ी देर के लिए आप लोगों का चाहिए दिमाग, सर वो तो आज है ही नहीं हमारे पास। चले, थोड़ी देर के लिए चाहिए होगा भाई हमें आपका दिमाग, क्योंकि अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसमें दिमाग का काम है। बुक 17, और अब हम जा रहे हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन करने। जब हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को टारगेट करते हैं तो देखिए क्या होता है। हम वापस वहीं आ गए, एक ही किताब में ये सब कुछ नहीं भाई, अलग अलग किताबें हैं। ये तारीख में कभी ऐसा सवाल नहीं आया जो अभी आप करने जा रहे हैं सेक्शन 1 में। बहुत खुशकिस्मत है आप लोग कि आपको बुक 17 पढ़ने का क्या मिल रहा है, शर्फ हासिल हो रहा है। क्योंकि बुक 17 का ये जो सवाल मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये तारीख में कभी नहीं आया। देखिए, गौर से देखिए, आपके पास ये सवाल, अराइविंग इन सिंगापुर बाय प्लेन। करना क्या है, पहली दफा मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से सेक्शन 1 में 3 सवाल देखे। कभी 3 सवाल नहीं आते। तो देखिए, पहला सवाल जो आपके सामने है वो आपसे कह रहा है, बताइए, नीचे आपको 5 स्टेटमेंट्स दे दिए। तारीख में कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं आप लोगों के साथ, और उसके बाद कभी जिंदगी में आप इस तरह का कोई सवाल नहीं देखेंगे। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये एक ही सवाल है, अपनी मिसाल आप पेपर में आ जाए तो क्या करना, क्या है, कहाँ से करना है, क्या टेक्निक है। आपसे कहा जा रहा है ये पांचों पॉइंट्स पढ़ लीजिए। पहली पहली बात है ये मैच ईस्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये मैचिंग इंफॉर्मेशन का सवाल है। जब ये मैच, मैं क्योंकि ये सवाल अपनी मिसाल आप है तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूं, फिर मैं इसके बाद ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन पे जाऊं। अच्छा, अब यहां पर वो आपसे कह रहा है, यू फाइंड आफ्टर योर फ्लाइट दैट योर सूटकेस हैज स्प्लिट। आपको पता चलता है कि फ्लाइट के बाद ले भाई बर्बाद हो गया सूटकेस, दो टुकड़े हो गए। यू वॉन्ट टू रिजर्व अ रूम फॉर एट अ ट्रांजिट होटल। आप एक रूम बुक करवाना चाहते हैं एट अ ट्रांजिट होटल। आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर नॉट श्योर इफ यू हैव बॉट टू मच इन द ड्यूटी फ्री शॉप। आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने कुछ ज्यादा तो नहीं परचेजिंग कर ली है। आपको नहीं समझ आ रहा, यू आर नॉट श्योर वेयर टू कलेक्ट योर लगेज आफ्टर योर फ्लाइट। समझ ही नहीं आ रहा आपको। यू नीड समवन टू हेल्प विद योर सूटकेस। आपका सूटकेस बहुत भारी है, आपकी अम्मा ने अचार के डब्बे भर के दिए, उठाया नहीं जा रहा आपसे, तो आपको किसी की जरूरत है मदद के लिए। अब ये सारी बातें पढ़ ली, मैं कहाँ जाऊं इन सिचुएशंस में। इन सिचुएशंस में जब मेरे साथ ये हालात पेश आए तो मैंने कहाँ जाना है। ये बहुत सारी इन्होंने आपको लोकेशंस लिखकर दे दी। अब आपको बताना है कि मुझे कहाँ जाना है। याद रखें, याद रखें, ये सवाल के जवाब सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, ये रैंडम ऑर्डर में होंगे। तो आप अपने पैराग्राफ की सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा। छोटा नन्ना सा पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ है, आप पैराग्राफ को पढ़ें। देखें, you can refer to the flight information television screens on level 2 for the allocation of your baggage claim belt। आपने एक बात पढ़ी और एक बात पढ़ने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं। यू कैन रेफर to the flight information television screens on level 2 for the allocation of your baggage claim belt। अब आप सोच रहे हैं, सर जी मैंने कहाँ जाना है। देखो, कहीं जाना है, नहीं जाना, आगे चलो। फ्री ट्रॉलीज आर अवेलेबल नियर ऑल बैगेज क्लेम्स बेल्ट एंड आर फ्रेंडली पोर्टर्स एट योर
सर्विस ऑन रिक्वेस्ट। आपका सामान ज्यादा हो गया है, उठाया नहीं जा रहा है, यू नीड समवन टू हेल्प विद यू, तो मैं कहाँ जाऊं? कहाँ? किधर? देखें, you free trolleys are available near all baggage claim belts and friendly porter ये कहाँ पर अवेलेबल है? देखें कहीं मुझे, और अगर मुझे should you require their assistance, अगर आपको उनकी मदद की जरूरत है with carrying luggage, तो जाइए ना, इंफॉर्मेशन डेस्क पे चले जाइए। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन डेस्क नजर आ रही है आपको? ये रही इंफॉर्मेशन डेस्क। तो मैंने इंफॉर्मेशन डेस्क पे कब जाना है? जब मुझे किसी की मदद की रिक्वायरमेंट है। आपने देखा, मैंने कहा था ना, आपके जवाब आपको सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। आपको पहला जवाब ये मिल गया, तो आपको पैराग्राफ को सीक्वेंस में पढ़ते हुए जाना है। अब आपने इसका जवाब क्या लिख दिया? ए। इंफॉर्मेशन डेस्क पे मैंने क्यों जाना है? जब मुझे किसी की मदद की जरूरत है। यू कैन प्रोसीड टू द लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर। क्यों यहां पर क्यों जाते हैं लोग? लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर, आपकी बेगम खो गई है? नहीं भाई। इफ यू कैन नॉट फाइंड योर बैगेज और वुड लाइक टू रिपोर्ट अ डैमेज, हाँ, अगर आपका कुछ सामान खो गया या टूट फूट का शिकार हो गया है, जैसे आपका सामान ये टूट फूट का शिकार हो गया है, तो मैं कहाँ जाऊं? लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर ये रहा भाई। अब मैंने इसका जवाब क्या लिखना है? इसका जवाब मैंने लिखना है सी। आसानी से बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़िए। अब वो आपसे क्या कह रहा है, ऊपर पढ़िएगा। Please use the green channel for your baggage clearance if you don't have control or prohibited items to declare or have not exceeded your duty-free concession. Please use red channel. आप रेड चैनल का इस्तेमाल करें if you have items to declare or are in doubt. मैं रेड चैनल का इस्तेमाल क्यों करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं खरीद लिया है, मुझे शक हो रहा है। तो जाओ बेटा, रेड चैनल पे चले जाओ। तो रेड चैनल पे मैं कब जाऊंगा? जब मुझे इस बात, मैं आई एम नॉट श्योर। जब व्हेन यू आर इन डाउट, लिख लो, ये कॉमन वर्ड है। डाउट इज इक्वल टू यू आर नॉट श्योर, ये कॉमन है। यू आर नॉट श्योर, तो मैंने कब जाना है, कहाँ जाना है? रेड चैनल पे जाना है, इधर। तो इसका जवाब आपने क्या लिख दिया? डी। You can make these hotel reservation at hotel reservation counter with dash per reservation deposit. Your hotel bill at the end. The counters do not handle the transit hotels. तो ट्रांजिट होटल के लिए भाई मैं कहाँ जाऊं? ट्रांजिट होटल के लिए मैं कहाँ जाऊं? ट्रांजिट होटल के लिए आपको जाना पड़ेगा, कहता है आपको जाना पड़ेगा ऑन लेवल, गो टू द रिसेप्शन डेस्क ऑन लेवल 3। रिसेप्शन डेस्क ऑन लेवल 3। ट्रांजिट होटल की बुकिंग के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहां पर। यू आर नॉट श्योर वेयर टू कलेक्ट योर लगेज आफ्टर योर फ्लाइट। आपको नहीं समझ आ रहा कि मैंने कहाँ जाना है। उसने पहले ही समझा दिया था आपको। देखें, हमने पूछा भी कहाँ जाएं भाई, बताइए ना। पहला ही सेंटेंस में हमने रुक कर 3-4 दफा नारे लगाए थे। हाँ भाई, कहाँ जाएं बताइए ना। यू कैन रेफर टू द फ्लाइट इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन फॉर द एलोकेशन ऑफ योर बैगेज क्लेम लैंड। नहीं समझ आ रहा आपका सामान कहाँ पर है, तो जाइए, चले जाइए कहाँ? लेवल 2 पे जाइए, लिखा हुआ है फॉर लेवल 2। सो योर आंसर गोज विद एफ। ये इसको बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, क्योंकि ये अपनी मिसाल आप बुक 11 to 19 में कभी ऐसा सवाल नहीं देखा गया, कभी नहीं सवाल, ना सेक्शन 1 में, ना सेक्शन 2 में, ना सेक्शन 3 में। ये अपनी मिसाल आप है, बुक 17 टेस्ट 1 सेक्शन 1। अब आ जाइए ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। आपके पास ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का सवाल आया। कहता है 2 स्टेटमेंट्स पढ़ना शर्त होती है, 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लें। क्यों सर? अगर पहला स्टेटमेंट नॉट गिवन निकला तो तुम तो पढ़ते हुए चले जाओगे, तुम कहोगे भाई मिल ही नहीं रहा, 65,000 रुपए दिए, कुछ तो मिले। पढ़ो, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। एवरीवन इज ऑब्लाइज्ड टू पे 3% टैक्स ऑन गुड्स दैट ब्रिंग इनटू सिंगापुर। भाई सबको देना पड़ेगा टैक्स, सबको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं 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 असलम साहब, आपको छूट नहीं मिलेगी, सबको देना पड़ेगा। यू कैन रिक्लेम टैक्स ऑन परचेजेस मेड इन सर्टेन शॉप्स। आप रिक्लेम कर सकते हैं कुछ शॉप्स के ऊपर। अच्छा, आइए
a 3% goods and services tax is levied on the sale of all goods imported into Singapore. अगर आप विजिटर हैं, रिटर्निंग सिटीजन हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, यू मे बी ग्रांटेड रिलीफ। वो तो कह रहे नहीं नहीं असलम साहब, माना आप सिंगापुर के रिहायशी हैं, लेकिन नहीं भाई साहब आपको देना पड़ेगा। वो कह रहे जी नहीं, अगर इफ यू आर अ विजिटर, रिटर्निंग सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर, यू मे बी ग्रांटेड रिलीफ, जीएसटी रिलीफ। वो कह रहे नहीं आपको देना है। उल्टी बात कर रहे हैं, चांटा रखने का दिल चाह रहा है तो लगाओ चांटा, या जब चांटा रखने का दिल चाहे तो फॉल्स करना। सर उल्टी बात कर रहे हैं, देखें सर, वो कह रहे हैं सबको देना है, फॉल्स। अच्छा ऐसा है कि यू कैन यू कैन रिक्लेम, चेक करें, यू कैन रिक्लेम, रिक्लेम का मतलब आस्क फॉर रिफंड, यू कैन रिक्लेम। देखो ऊपर देखो, टैक्स फ्री शॉपिंग, और यहां पर क्या कह रहा है, यू कैन अप्लाई फॉर अ रिफंड। क्यों भाई, कैसे, किन सिचुएशंस में? शॉप एट स्टोर्स विथ टैक्स फ्री शॉपिंग लोगो, certain shops at stores with tax free shopping logo, you can apply for a refund, you can only reclaim on purchases। बताइए, लिखा हुआ है। योर आंसर इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आपने, मैथ्स आ गई है भाई, थोड़ा सा ये देखो, मुझे ये लैंग्वेज का टेस्ट कम लगता है कभी कभार, ये हमारी वो जो वर्ड प्रॉब्लम आती थी ना क्लास 5 और 6 में, ये वो ज्यादा लगते हैं। देखो, if you have spent $150 on your purchase in total, देखो, if you have spent a total of 150 on your purchases, you can get a tax refund। कहता है spend a minimum 100 at any one shop और at least 300 in total। वहां क्या लिखा हुआ है, बस पढ़ते ही जवाब दे दो। यू कैन गेट अ टैक्स रिफंड, नहीं, वो कहता है 150, वो कह रहा है 300 भाई, $300 एट लीस्ट इन टोटल। वो कह रहा है $150, a total of $150 you can get a tax refund। जी नहीं, it is absolutely false। अच्छा ये बात आप जहन में रखना जब इस सवाल को सॉल्व कर रहे हो, कि एक नॉट गिवन जरूर होता है, एक नॉट गिवन जरूर होगा। अभी तक कोई नॉट गिवन नहीं आया, तो अब 9 और 10 में से कोई एक नॉट गिवन जरूर होगा। तुम्हारे पास डाटा सिर्फ यही बचा है, तो दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर ये वाली बातों को पढ़ो। You will have to reclaim your tax within a certain amount of time. You will be charged a certain amount for administration when you get tax back. When collecting your refund, you have several choices: cash, bank, check, Changi, airport shopping voucher, which comes with an additional 10% in value. Please note that a handling fee will be deducted from GST amount. ये जो हैंडलिंग फी होती है, ये क्या कहलाती है? अमाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, यू विल बी चार्ज्ड, विल बी डिडक्टेड, पैसिव विल बी डिडक्टेड। हाँ भाई बिल्कुल, आपसे पैसे कटेंगे आपके व्हेन यू गेट द टैक्स बैक। तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आई बात समझ? चले अब यहीं से हम शिफ्ट करते हैं, यहीं से हम शिफ्ट करते हैं कहां पर? आपकी बुक 17 पर, एकेडमिक। अब आप लोग कहते हैं एकेडमिक मुख्तलिफ है, हम एकेडमिक वाले हैं। तौबा करो तुम एकेडमिक वाले हो अगर। अब देखिए एकेडमिक के अंदर बिल्कुल सेम स्टाइल से भाई चीजें आती है। हम जरा आपकी किताब खोल दें यहां से, ये आ गई आपकी बुक 17। बताइए क्या डिफरेंस है बुक 17 में? फिल इन द ब्लैंक्स आई है वो 6 नंबर की, और उसके बाद 7 नंबर के ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। आइए अब सवाल देखो, एक काम करना भाई पेपर में, अब कौन कहता है कि पहले ब्लैंक्स मिलेंगी और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिलेंगे? ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। ये एक स्टूडेंट को खुद देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि पहले मुझे ब्लैंक्स मिलेंगी या पहले मुझे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिलेंगे। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? आइए
पहला क्योंकि 1 से लिखा हुआ है तो हमने वहां पर लिखा हुआ है, देखे 1800 और 1850, ये एक ऐसी चीज है जो आराम से मिल जाती है। तो देखे 1800 आपको नजर आ रहा है कहीं पर लिखा हुआ? नहीं सर। देखो अल्लाह ने आंखें दी हैं, उन्होंने न्यूमेरिक में लिखकर भी दिया हुआ है और वर्ड्स में भी लिखकर दिया हुआ है, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800। तो वो यही तो कह रहा है 1800 एंड 1850 इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800। द डैश ऑफ लंदन, जाओ अपोस्ट्रोफी चेक करो। मान लो सर की बातें, अभी तुम जनरल रीडिंग करते हुए आए हो, फिर तुम लोग कहते हो कि कुछ मुख्तलिफ है। बेटा जाओ जाकर देख लो, अपोस्ट्रोफी को ढूंढने का कहा, ये वही टेक्निक आपको यूज होती हुई नजर आ रही है। जब ही चिल्ला चिल्लाकर 21 साल से कह रहा हूं कि पहले जनरल रीडिंग करो, उसकी टेक्निक्स जब समझोगे ना वो आसान रीडिंग होती है। तुम्हारी एकेडमिक रीडिंग में वही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स तो अप्लाई होती है, कोई कुछ नया थोड़ी नहीं। तो लिखा हुआ है लंदन पॉपुलेशन, द डैश ऑफ लंदन, जवाब मिल गया, पूरी आवाम को जवाब मिल गया। द डैश ऑफ लंदन, द पॉपुलेशन ऑफ लंदन। लिखा हुआ है ग्रीव एट एन एस्टोनिशिंग रेट, तो अपनी वोकैबुलरी और भी लिखा हुआ है वहां, ग्रीव तुम लिख लो इंक्रीज, लिखा हुआ है एस्टोनिशिंग, वहां लिखा हुआ है इंक्रीज रैपिडली, एस्टोनिशिंग रेट। वोकैबुलरी नोट कर लिया करो ये खुद से पढ़कर भी, ठीक है ना? अच्छा अब आगे चलो, अब मुझे चाहिए चार्ल्स, जाओ ढूंढ कर लाओ चार्ल्स और सॉलिसिटर को। देखो जब मैं चाहे एकेडमिक रीडिंग करूं चाहे मैं जनरल रीडिंग करूं, मेरा स्टाइल ऑफ रीडिंग एक ही है, मैं चार्ल्स और सॉलिसिटर को ढूंढूंगा। सर मुझे चार्ल्स, चार्ल्स, चार्ल्स मिल गया सर मुझे चार्ल्स। देखो अब सॉलिसिटर का वर्ड चाहिए मुझे, अ सॉलिसिटर, नहीं है सर। देख बेटा आंखें खोल के देखो, ये रहा अ सॉलिसिटर, ठीक है ना? मैंने अभी, अब मैं आगे चल रहा हूं, अब मैं कहता हूं यहां लिखा हुआ है building the railways would make it possible to move people to better housing in in the in the in the in the और यहां लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू मूव पीपल। मैंने पॉसिबल, पॉसिबली, 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 देखो underwood link overground together slum relocate the poor workers। देखो याद रखो, relocate का मतलब हो गया मूव। ये जो पीपल लिखते हैं ना, ये बार बार लिखते हैं, अपने नोट करना। ये पीपल लिखा है वहां पर्संस होगा, चिल्ड्रन होगा, वर्कर्स होगा, क्लाइंट्स होगा, कस्टमर्स होगा, लिख लो अपने पास। पीपल इज इक्वल टू कस्टमर्स, क्लाइंट्स। वो पीपल वहां लिखा, मूव तुमने वर्ब के ऊपर नजर रखा। अच्छा अगर तुम थोड़ी सी फॉर्मेशन को भी देखो, तुम्हारी आंखें पता नहीं इस तरह से देख पाती है या नहीं देख पाती, फिर तुम लोग कह दो कि आपके साथ आसान लगता है। आप प्रेपोजिशंस को देखें, आप देखें, इधर देखें, टू रिलोकेट द पुअर वर्कर्स, टू मूव। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रामेटिकली बदली नहीं जाती, तो टू मूव, टू रिलोकेट। तो तुम अपने पेपर में नजर रखा करो इतनी बारीक के वहां टू लिखा, यहाँ टू लिखा हुआ है, तो पहले मैं टू तलाश करता हूं। मिल गया। अब बेटर हाउसिंग इन द, बेटर हाउसिंग बताओ कहां मिलेगी? बेटर हाउसिंग कहां मिलेगी? हु लिव्ड इन द इनर सिटी स्लम्स, स्लम्स की मीनिंग्स आप लिख लें, कच्ची आबादी। टू न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबरब्स, मिल गया वर्ड आपको, नया वर्ड है आप लोगों के लिए, सबर्ब्स, सबर्ब्स। A number of dash agreed the Pearson's idea, जाओ पीटसन्स आइडिया लेकर आओ, ये रहा सर। बताओ अ नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आएगा या प्लोरल आएगा? ले आओ जवाब। अ नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आएगा या प्लोरल आएगा? जवाब ले आओ, ले आओ, ले आओ, ले आओ, शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट। अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन लिखा हुआ है ना, पीटसन्स आइडिया गेन सपोर्ट अमंग सम बिजनेसमैन, अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन, अ नंबर ऑफ बिजनेसमैन। मिल गया जवाब। आगे चलिए, उसके बाद कहता है द कंपनी इनिशियली हैड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स गेटिंग द, प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू हर्डल्स। जाओ तलाश करो, कहीं पर प्रॉब्लम्स का वर्ड दिख रहा है? कहीं पर प्रॉब्लम्स का वर्ड दिख रहा है? अगले पैराग्राफ में जाओ, कहीं प्रॉब्लम्स दिख रही हैं?
प्रॉब्लम्स 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 इज इक्वल टू, याद कर लो, डिफिकल्टीज। मिल गई डिफिकल्टीज, जहां डिफिकल्टीज मिला वहीं तुम्हें जवाब मिला। ये लिख लो, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हर्डल्स, चैलेंजेस, तीन चारों वर्ड्स लिख लो। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हर्डल्स, चैलेंजेस। प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, हर्डल, चैलेंजेस। मिल गया वहां पर डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स, बस जवाब द डैश द मिल गया। गेटिंग द फंडिंग नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट, समझने की जरूरत ही नहीं है। नेगेटिव आर्टिकल्स, नीचे जाओ, कौन से आर्टिकल्स और कहां पर, अगली लाइन में जवाब लेकर आओ। इन द, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल, वहां पे भी जाओ, देखो प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल मिल रहा है। ये है टेक्निक भाई रीडिंग की। बाय द, बाय द, प्रेपोजिशन प्लस आर्टिकल, इन द, मुबारक हो। अब मुझे चाहिए ब्रिक आर्च टनल, कहाँ है भाई ब्रिक, यहां तो नजर नहीं आ रहा, अगले सफे पे चलते हैं। ब्रिक भी चाहिए, ईंट भी चाहिए मुझे। ऊपर देखो, टॉप पर जाओ, कहीं पर तुम्हें ब्रिक नजर आ रहा है, टनल नजर आ रहा है, दोनों पास पास दिखने चाहिए। टॉप पे जाओ, तुम्हें चाहिए, ये देखो ब्रिक मिल गई, टनल मिल गई। अब जाओ, जवाब, अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्च द टनल वॉज कवर्ड विद, बताओ टनल के ऊपर क्या डाल दिया, टनल वॉज कवर्ड विद, टनल वॉज कवर्ड विद, टनल वॉज कवर्ड विद। ये चीज मेरे अजीज जबरदस्त। A 2 meter deep layer of soil was laid on top of the tunnel। भाई देखो, आज हमारे क्यू कार्ड्स लग गए, आज रिव्यू आ गया है। हम दुआ कर रहे थे अल्लाह से, या अल्लाह किसी का तो क्यू कार्ड लगा दे जिस पे हमने काम किया है। आज हमारे पास रिव्यू आ गया। हमने आपसे कहा था कि ये क्यू कार्ड्स कर लो, हर हफ्ते के 6 क्यू कार्ड्स दे रहा हूँ। आज हमारे एक स्टूडेंट का पेपर था, मेरे ख्याल से क्या नाम था, एच से था, हामिद का पेपर था आज, हामिद साहब का। तो कह रहे सर वही क्यू कार्ड आया जो आपने क्लास में कराए थे। तो भाई आप जो क्यू कार्ड्स हम आपको आज सेंड करेंगे उसको जरा सीरियस ले लें, आप हल्का ना लें हम, ठीक है। और हर हफ्ते के 6 क्यू कार्ड्स निकाल कर दे रहा हूँ। आज के भी 6 क्यू कार्ड्स आज रात सोने से पहले भेज दूंगा, ठीक है। और आज पार्ट 1 की नई स्लाइड आ रही है आप लोगों के साथ, वो भी मैंने आपको सुबह भेज दी थी, देखने की जहमत किसी ने नहीं की होगी, मुझे पता है हम मसरूफ लोग हैं। चले भाई, अब देखो, अब खत्म हो गई ब्लैंक्स, जहां ब्लैंक्स खत्म हुई हैं वहां से ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन शुरू होंगे। अल्लाह करे पेपर ऐसा ही आए कि जहां ब्लैंक्स खत्म हुई वहीं से मेट्रोपॉलिटन शुरू हुआ। देखो यहां पर लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन, लिखा हुआ है मेट्रोपॉलिटन, ये रहा मेट्रोपॉलिटन। हमारे स्कूल का नाम भी मेट्रोपॉलिटन था, इंचोली कैंपस, कराची, ठीक है भाई। अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपनड। अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज, और भी दूसरे ममालिक बना चुके थे। अच्छा, अब जरा पहली लाइन पढ़ो और बताओ क्या और भी लोग बना चुके थे। जैनब बेटा पढ़ तो लो। द मेट्रोपॉलिटन लाइन विच ओपन ऑन 10 जनवरी वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड, दुनिया की पहली। वो कह रहे हैं भाई और भी लोग बना चुके थे, हैड बिल्ट अंडरग्राउंड, हैड बिल्ट पहले भी बना चुके थे। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स बेटा, एब्सोल्यूट। More people than predicted traveled on the metropolitan line on first day। जितने लोगों की हमने तवक्का की थी उससे ज्यादा लोग या उससे कम लोग जो है वो ज्यादा लोग जो है उसके ऊपर सफर करें। और फिर वो कहता है द यूज ऑफ वेंटिलेशन शैफ्ट्स फेल टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द टनल। आपने यहां पर पढ़ा, देखें, मोर देन प्रिडिक्टेड, फर्स्ट डे चाहिए पहले, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट डे कवर्ड। वहीं नीचे लाइन में देखो फर्स्ट डे लिखा हुआ है, जवाब तुम लोग बताना। On its first day, almost 40,000 passengers were carried between dash and dash, the journey taking about 18 minutes. By the end of the metropolitan first year of operation, 9.5 million journeys had been made। कहाँ लिखा हुआ है मोर और कहाँ लिखा हुआ है प्रिडिक्टेड? लेकिन देखें सर, फर्स्ट डे तो लिखा हुआ है, वो गया चूल्हे में भाई। आप सब्जेक्ट और वर्ब को देखिए, आप लोग फर्स्ट डे को देखते हैं सर, मेट्रोपॉलिटन भी लिखा है सर, तो मैं क्या करूं।
ट्रेवल्ड भी लिखा है सर। मैंने कहा मोर पीपल देन प्रिडिक्टेड की बात हुई है कहीं पर। आप एक एक वर्ड को देखकर ट्रू और फॉल्स का फैसला नहीं कर सकते। आपको सब्जेक्ट और वर्ब को देखना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसी कोई बात तो दूर दूर तक हुई नहीं है, जब ऐसी कोई बात नहीं हुई तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब वेरी गुड, नॉट गिवन। आगे चलिए। द यूज ऑफ वेंटिलेशन शैफ्ट्स फेल टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द टनल। कहीं पर पॉल्यूशन दिख रहा है बेटा आपको? ये वाला वर्ड बदल नहीं सकता। तुम्हें ये वाला वर्ड नजर आ रहा है? देखो यहाँ स्मार्ट रीडिंग किया करो, तुम्हारा डेटा ज्यादा होता है तो तुम्हें स्मार्ट रीडिंग करनी है। ये कर लिया। एमसी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आप उसके रिलेटेड वर्ड पे जाइए। मैंने देखो यहाँ पर भी मैं इसके रिलेटेड वर्ड पे गया था, फर्स्ट डे के ऊपर गया था, नहीं गया था? फिर मैंने जाकर फैसला किया कि इसका जवाब क्या है। अब मैं गया हूं वेंटिलेशन शैफ्ट्स पर। वो कहता है however smoke and fumes remain the problem. Smoke and fumes pollution remain the problem even though ventilation shafts were added. तो वो कहते हैं उन्होंने वेंटिलेशन शैफ्ट्स लगा दी थी, लेकिन उससे भी फेल्ड हो गई टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द टनल्स। फिर भी हम पॉल्यूशन को नहीं रोक सके, फेल टू प्रिवेंट पॉल्यूशन इन द टनल्स। तो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अब जो आ रहा है वो बड़ा खूबसूरत तरीन है। मुझे पूरी किताब के अंदर 2 या 3 सेंटेंसेस इसके बड़े खूबसूरत लगे। और ये जो अब टेक्निक है ये ऑपोजिट टेक्निक है। सुनना। A different approach from cut and cover technique was required in the London Central area. पहले मैंने तलाश किया अपना कीवर्ड, मैंने कहा कट एंड कवर पहले लेकर आ जाओ। देखो ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, इस स्टेटमेंट में से मैंने कहा कोई एक वर्ड होगा जो मुझे मिलेगा, मुझे परेशान करने के लिए लिख कर जरूर देंगे। तो मैंने देखा 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 कट एंड कवर, कट एंड कवर, कट एंड कवर, ये रहा कट एंड कवर। ये मुझे कट एंड कवर मिल गया। फिर मैंने कहा यार मुझे वो भी चाहिए, रिक्वायर्स इन लंदन सेंट्रल एरिया। तो ये लिखा हुआ है इन दिस पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल कौन है भाई? लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। इन द दिस पार्ट यानी कि रिक्वायर्ड इन द लंदन। अब मैं पूरा सेंटेंस पढ़ने जा रहा हूं, समझना। कहता है द कट एंड कवर मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नॉट एन ऑप्शन इन द पार्ट ऑफ कैपिटल। सारा वो लड़की नहीं थी जिससे मुझे शादी करनी थी। वहां लिखा हुआ है अ डिफरेंट अप्रोच, कोई और लड़की थी। कट एंड कवर टेक्निक वाज रिक्वायर्ड इन लंदन सेंट्रल, जिससे मुझे शादी करनी थी। सारा वो लड़की नहीं थी जिससे मुझे शादी करनी थी। अ डिफरेंट अप्रोच, सारा के अलावा कोई और लड़की थी जो अपने को मांगता था। अब बात समझ आ रही है तुम्हारे? अब ओहो वाह भाई वाह, अब ये वाली बात फौरन समझ आ गई। जबरदस्त। अब आपने देखा इन्होंने बात को कैसे पैराफ्रेज किया कि वो ऑपोजिट वही मीनिंग्स आपको दे रहा है। ठीक है ना? अच्छा सारी सब्जियां ले आना, आलू मत लाना। अच्छा भिंडी और बस भिंडी और बैगन और तोरई लेकर आना, नहीं आलू की जरूरत नहीं है। तो मतलब अब आप देखें ना, उन्होंने इसी स्टाइल में आपको लिख कर दिया अ डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम कट एंड कवर टेक्निक वाज रिक्वायर्ड। द कट एंड कवर टेक्निक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज नॉट एन ऑप्शन। आई बात समझ? इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और ज्यादातर बच्चे 95% बच्चे इसको फॉल्स लिखते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है? आप लोगों ने कभी ट्रेन में सफर किया है? ट्रेन में सफर किया है? किया होगा लाजमी तौर पर। द विंडोज ऑफ द सिटी इन साउथ लंदन ट्रेन वर एट आई लेवल। मतलब आप ट्रेन पे बैठते हैं तो आपको खिड़की नजर आती है ना, यानी कि वो आपके आई लेवल पर होती है। दैट इज कॉल्ड आई लेवल। आप बैठी, जैसे आप अपनी सीट पे बैठी, आपको बाहर ओके असलम भाई अल्लाह हाफिज, खिड़की में से टाटा कर दिया आपने। वो ये कह रहे हैं द विंडोज ऑफ सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स वर एट एन आई लेवल। अब बताओ मैं सबसे पहले कौन सा वर्ड ढूंढूंगा? बताओ मैं कौन सा वर्ड ढूंढूंगा? पहले बताओ मैं क्या क्या ढूंढूं? विंडोज। चलो जल्दी चले आओ, पहले विंडोज ढूंढ कर ले आओ।
विंडो 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 वेयर आर यू, विंडो 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 विंडो, ये देखो मिल गया विंडो। तुम लोग पढ़कर लेकर आते हो, मैंने कहा ये रहा। द carriages were narrow and had tiny windows just below the roof। अब मुझे बताओ ये तुम्हारा आई लेवल है? बिल्कुल थोड़ा सा छत से नीचे उन्होंने खिड़कियां बनाई हुई थी, क्योंकि वहां से कोई नजारे तो करने नहीं थे। तो वो कह रहे हैं द विंडोज ऑन सिटी एंड साउथ लंडन ट्रेन वर एट एन आई लेवल। तो बताओ ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। बात समझ आ रही है ना बेटा? आई लेवल क्या होता है? आप बैठे हुए आपको खिड़की दिख रही है, वो कह रहे हैं बिल्कुल बिलो द रूफ, दैट्स नॉट एन आई लेवल, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। लेकिन भाई चांदी हो गई, मतलब मजा आ गया। द सिटी एंड साउथ रेलवे वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस। देखें, पैसा, मतलब बड़ा पैसा बनाया। Although City and South London was a great technical achievement, it did not make a profit। वो कह रहे हैं भाई जबरदस्त, was a financial success, हमारी तो निकल पड़ी। was a financial success, वो तो कह रहे हैं did not make a profit, it did not make a profit भाई। नम्रा वो कह रहे हैं did not make a profit, वो कह रहे हैं was a financial success। उल्टी बात कर रहे हैं, कान के नीचे रखने का दिल चाह रहा है। वो कह रहे हैं प्रॉफिट की बनाया भाई, लाखों का फायदा हुआ। वो कह रहे हैं was a financial success, वो कह रहे हैं did not make a profit, कोई फायदा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं was a financial success, उल्टी बात कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है बात, तजाद है बातों में। जब तजाद है, कॉन्ट्राडिक्शन, इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आ गई बात समझ? गॉट इट बेटा? चले, आज की आखिरी बात, फिर आपका स्पीकिंग का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये टूटी फ्रूटी नजर आ रही है कहीं? देखें, टूटी फ्रूटी नजर आ रही है कहीं? हाँ सर, ये रही इधर। देखो, मैंने तुम्हें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन एकेडमिक वालों सॉल्व करने का तरीका क्या बताया। पूरा पैसेज पढ़ने मत बैठ जाना, तुम्हें पहले एक वर्ड को उठा करके ढूंढने का है। सही है, ढूंढ लिया। अब तुम अपना स्टेटमेंट पढ़ लो। ट्रेन्स ऑन द डैश नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम। पढ़ो। कहता है नोन एज डैश बिगेन ऑपरेटिंग यूजिंग न्यू इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स। कहीं पर कोई टाइम नियरली ऑलवेज रैन ऑन टाइम, तकरीबन हमेशा वक्त पर चला करती थी, कहीं लिखा हुआ है? ऐसी कोई बात ही नहीं रही है। सो योर आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट गिवन। आ गई बात समझ? गॉट इट? नाउ शिफ्टिंग टू IELTS स्पीकिंग।